हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो देखिए, आपके लिए फाइनल सिलेक्शन बैच एसएससी जीडी कांस्टेबल को लेकर के अनाउंस हुआ है, जो कि 1 तारीख से शुरू होगा। मेरा भी इसमें क्लास है, आप देख सकते हैं। विमलेश यादव, बाकी अदर जो एजुकेटर हैं उनकी भी क्लासेस हैं। लेकिन 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा आपका। 20 जनवरी तक ये बैच कोर्स चलना है। बहुत ही अच्छे अच्छे जो है कि इसमें क्वेश्चंस लिए जाएंगे। एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स होगा। सारे एजुकेटर्स आपको इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, मैथ्स के भी, रीजनिंग के प्लस जी के और जीए मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जल्दी से इस पूरे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको विमलेस@14 कोड देना, टाइप करना होगा, जिससे आपको 10% का ऑफ हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ 799 रुपीज़ का ये जो है बैच इस बार लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको ई बुक्स भी दिए जाएंगे। 120 घंटे का जो है इंटेंसिव कोर्सेज क्लासेस होंगे, कि क्विक कवरेज ऑफ सिलेबस होगा, प्लस मैं आपको उसके अलावा रिवीजन क्लासेस भी कराऊंगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि इस एसएससी जीडी बैच में आप इनरोल कर लें, जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन ले लें। मात्र 799 रुपीज़ का है। तो मैं यही कहूंगा, जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के इस बैच कोर्स का फायदा उठाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जीव विज्ञान के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज से रिलेटेड। टोटल हम 400 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आप तक पहुंचाएंगे जीव विज्ञान से रिलेटेड, जो आपके जितने भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद लेखपाल के अलावा यूपी ट्रिपल एससी, उसके बाद दिल्ली कांस्टेबल की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी यह जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टोटल 400 हम बेस्ट एमसीक्यूज को आप तक पहुंचाएंगे, तथा ये जो 400 बेस्ट एमसीक्यूज होंगे टोटल जीव विज्ञान पे आधारित होंगे, तथा ये सभी जो प्रश्न हैं लुसेंट की बुक जो आती है साइंस की, उस पर आधारित हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये भाग 1 हमारा है। तो आइए भाग 1 को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि भाग 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज हमने सम्मिलित किया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन पौधों को क्या कहा जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन पौधों को हम क्या कहते हैं। तो इन पौधों को कहा जाता है हैलोफाइट, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। हैलोफाइट कहा जाता है उन पौधों को जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, वह किससे मिलकर बनता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी से, यानी कि जीवी घटकों से मिलकर, भू आकृतिक घटकों से मिलकर और अजैव घटकों से मिलकर जो है हमारा पर्यावरण बनता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर कैसे जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगातार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो संवहनी पौधों में जो पानी है वो किस प्रकार ऊपर जाता है। तो जाइलम टिश्यू की मदद से, यानी ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है। जाइलम टिश्यू की मदद से जो है संवहनी पौधों में पानी जो है ऊपर की तरफ जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि जाइलम टिश्यू। अगला प्रश्न हमारा है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है। बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। तो पौधे का कौन सा भाग है जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। तो जड़, यानी कि रूट जो होता है पौधे का, यह रूट जो होता है पौधे का भाग, यह फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, जड़। अगला प्रश्न हमारा है, जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन, मतलब जीनेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है जीनेटिक्स के अंतर्गत, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अनुवांशिकता और विचरण का जो अध्ययन है यह जीनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों, ये सभी जो प्रश्न मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, ये सभी प्रश्न लुसेंट साइंस की जो बुक आती है उस पर आधारित हैं। तो इस प्रश्नों को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो मेंडल के द्वारा जो अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया गया था वह किस पर आधारित है। तो लैंगिक जनन पे आधारित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लैंगिक
लैंगिक जनन पर आधारित है मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, लैंगिक जनन। अगला प्रश्न हमारा है, भ्रूण किसमें मिलता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो एम्ब्रायो जो होता है, जो भ्रूण होता है, यह किसमें मिलता है? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा बीज यानी कि सीड्स में जो है आपको भ्रूण मिलता है, यानी कि एम्ब्रायो मिलता है। ये प्रश्न लगातार बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह किसमें होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? तो क्लोरोप्लास्ट में, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो लैंगिक जनन से जो है आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर मिलेगा आपको, यानी कि जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से, इन तीनों प्रक्रियाओं से जो है लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा है, एड्स विषाणुओं के लिए सबसे ज़्यादा अपनाई गई दवा कौन सी है? सबसे पहले एड्स का पूरा नाम जान लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो एड्स होता है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा अब तक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा जीवोउडिन एजीटी, यानी ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है, जीवोउडिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न हमारा है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? मतलब किस सूक्ष्म जीव के द्वारा जो है हेपेटाइटिस बी की बीमारी उत्पन्न होती है? तो वायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए, यानी कि वायरस के कारण जो है हेपेटाइटिस बी की बीमारी उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा वायरस। अगला प्रश्न हमारा है, जो कि लगातार बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कार्बन क्रेडिट का जो दृष्टिकोण है कब से शुरू किया गया था? तो आपको पता होगा 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर में एक सम्मेलन किया गया था, एक प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसी प्रोटोकॉल में जो है कार्बन क्रेडिट का जो दृष्टिकोण है यह अपनाया गया था, तथा यह जो क्योटो प्रोटोकॉल था किस पे आधारित था? तो यह जो क्योटो प्रोटोकॉल था यह आधारित था ग्लोबल वार्मिंग पे। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये किस पे आधारित था? तो ग्लोबल वार्मिंग पे आधारित था क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 में यह आयोजित किया गया था। क्योटो कहाँ का शहर है? जापान का एक शहर क्योटो है। तो इसे भी आप याद रखिए कि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल था यह किस लिए आयोजित किया गया था? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आयोजित किया गया था, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए, तथा 1997 में आयोजित किया गया था। तथा इसी प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट का जो दृष्टिकोण है वह शुरू किया गया था। इसके बाद ऑप्शन में देख लेते हैं, अर्थ समिट यानी कि हमारा जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था यह कब हुआ था? तो जो पृथ्वी सम्मेलन है यह 1992 में हुआ था। क्यों हुआ था? तो जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए जो है आपका अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था पहली बार? तो पहला जो अर्थ समिट था यह हुआ था रियो डी जेनेरियो शहर में। यहाँ पे आप देखिएगा, रियो डी जेनेरियो शहर जो आपको मिलेगा ब्राज़ील में, यहीं पे पहली जो है अर्थ समिट का आयोजन किया गया था 1992 में। क्यों किया गया था? तो जलवायु परिवर्तन के कारण। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये भी इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम पूछा जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन कब किया गया था? 1989 में। यहाँ पे आप देखिएगा, कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। यहाँ पे आप देखिए कहाँ का शहर है? तो कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। यहीं पे 1989 में इस प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। क्यों किया गया था? तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ओजोन परत संरक्षण के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था 1989 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योटो प्रोटोकॉल क्यों आयोजित किया गया था, अर्थ समिट क्यों आयोजित किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों आयोजित किया गया था, इन तीनों की डेट, इन तीनों की लोकेशन और क्यों आयोजित किया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हर वर्ष सभी प्रकार की परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है?
तो जो प्लाज्मा होता है हमारे शरीर में उसमें जल की जो मात्रा होती है लगभग 90% होती है, 90%। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, एक वर्किंग वीमेन यानी कि एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो जो एक कार्यशील महिला होती है उसको प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो 45 ग्राम, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, 45 ग्राम। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा मछली, यानी ऑप्शन, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा क्या, तो इसके आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे है कि इसमें से जो 15वां प्रश्न हमारा है, अगर आपको इसका जवाब पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है कि इसमें से कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। कल के वीडियो में जो हम अपना दूसरा बायोलॉजी का वीडियो अपलोड करेंगे उसमें मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। फिलहाल अगर आपको इसका जवाब पता होगा तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला प्रश्न हमारा है, रक्त होता है, आपको बताना रक्त क्या होता है, दिए गए ऑप्शंस में से। तो रक्त क्या होता है, यह एक संयोजी ऊतक होता है, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही। जो ब्लड होता है हमारा, जो रक्त होता है, यह एक संयोजी ऊतक होता है। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती हैं। तो मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, तो मानव शरीर का अंग है दीर्घ अस्थि, इसी में जो है लसिका कोशिकाएं बनती, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सही मिलान आपको मतलब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब किसका सही सुमेल नहीं किया गया है। तो ये देख लेते हैं। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, बिल्कुल सही है। और विटामिन बी की कमी से बाल का झड़ना नामक रोग नहीं होता, तो यह सही सुमेलित नहीं है। विटामिन बी की कमी से आपको होता है कौन सा रोग, तो बेरी, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मधुसूदनी जिसको इंग्लिश में इंसुलिन कहते हैं, इंसुलिन का अंतःस्राव एक क्या होता है। तो इंसुलिन का जो अंतःस्राव होता है यह एक पेप्टाइड होता है, क्या होता है, एक पेप्टाइड होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है। तो स्कर्वी रोग के इलाज के लिए कौन सा उपयोगी है, तो आंवला, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, आंवला। अगला प्रश्न हमारा है, प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन खाद्य प्रसंस्करण में मदद कैसे करता है। यानी कि जो प्रशीतन होता है, जो रेफ्रिजरेशन होता है, यह फूड सेफ्टी में किस प्रकार मदद करता है। तो प्रशीतन जो होता है यह जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके जो है खाद्य प्रसंस्करण में मदद करता है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। जो प्रशीतन होता है यह जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके जो है खाद्य प्रसंस्करण में मदद करता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ऑप्शन ए यानी कि विटामिन ए का जो निर्माण होता है हमारे शरीर में नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के आँख में कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है, मतलब मनुष्य का निम्नलिखित में से कौन सा अंग दिएगा ऑप्शन में से जो हानिकारक विकिरणों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो मनुष्य की आँख, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, एड्स किसके कारण होता है। तो जो एड्स होता है यह किसके कारण होता है, तो एड्स होता है विषाणु यानी कि वायरस के कारण। जैसे आप याद देखिएगा, वायरस के कारण जो होता है एड्स नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न हमारा है, एनोस्मिया किसे कहते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो एनोस्मिया किसे कहते हैं, ऐसे लिखा है था इंग्लिश में एनोस्मिया। तो सूंघ न पाना, मतलब सूंघने की जो संवेदना है अगर किसी व्यक्ति की कम हो जाती है तो उसको कहा जाता है एनोस्मिया। तो इसे भी आप याद देखिएगा, एनोस्मिया, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। सूंघने की जो संवेदना है जब कम हो जाती है तो उस बीमारी को एनोस्मिया कहा जाता है। और एक और बीमारी होती है एगेसिया, एगेसिया। तो इससे क्या होता है, तो जब किसी व्यक्ति के अंदर जो है स्वाद, किसी चीज़ का स्वाद टेस्ट नहीं आ पाता है, जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ का टेस्ट अनुभव नहीं होता है तो उस बीमारी को कहता है एगेसिया। तो ये दोनों बीमारी इस समय काफ़ी न्यूज़ में चली आ रही थी, एनोस्मिया और एगेसिया। क्योंकि कोविड-19 के 2 लक्षण बताए गए थे नए। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। एनोस्मिया में क्या होता है, सूंघने की जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है, और एगेसिया में क्या होता है, जो
टेस्ट लेने, किसी चीज़ की टेस्ट लेने की जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो हमारे जो आँख को रेटिना होती है उसकी किस कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो आँख के रेटिना की जो तुलना है यह कैमरा के फिल्म वाले हिस्से से की जा सकती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, फिल्म। तथा हमारा जो रेटिना होता है इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। इसे आप याद रखिएगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? तो गैम्बूसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैम्बूसिया, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, गैम्बूसिया। अगला प्रश्न हमारा है, किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथाम्बिन का संबंध है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रक्त जमाव की जो प्रक्रिया होती है उसी से संबंधित होता है। एक रक्त जमाव की प्रक्रिया में एक प्रक्रिया होती है प्रोथाम्बिन की भी। तो प्रोथाम्बिन का जो संबंध होता है यह रक्त जमाव से होता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा किस प्रोटीन की कमी से जो रक्त का थक्का है नहीं जमता है? तो रक्त का जो थक्का है किस विटामिन के की कमी से नहीं जमता है। तो इसे आप याद रखिए कि विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। अगला प्रश्न हमारा है, एमनियोसेनेटोसिस। एमनियोसेनोटोसिस एक तरीका है जो बताता है, इसका पूरा नाम है एमनियोसेंटोसिस। क्या हो जाएगा? एमनियोसेंटोटिस। यह एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है? तो भ्रूण के लिंग को। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए जो है एमनियोसेंटोसिस नामक एक तरीका अपनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान के लिए? तो बीएमडी का सबसे पहले आप नाम याद रखिए, बोन मिनरल डेंसिटी। क्या हो जाएगा? बीएमडी मतलब बोन मिनरल डेंसिटी। अब आसानी से आप बता सकते हैं, मतलब हमारे अस्थि घनत्व का पता लगाने के लिए जो है इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है बीएमडी। इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए जो है बीएमडी परीक्षण किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, बीएमडी का पूरा नाम होता है बोन मिनरल डेंसिटी। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो भाग 1 जो हमारा था जीव विज्ञान के प्रश्नों पर आधारित, हमने उसको कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।